एक ऑपरेशन सिंदूर का मकसद और पाकिस्तान का असल चेहरा दुनिया को बताने के लिए डेलीगेशन रवाना होने लगे हैं। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा की अगुवाई में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना हुआ। प्रतिनिधिमंडल ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया और सिंगापुर का दौरा करने वाला है। प्रतिनिधिमंडल में राजदूत मोहन कुमार, भाजपा सांसद प्रदान बरुआ, टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी, भाजपा सांसद ब्रिजलाल, भाजपा सांसद अपराजिता सरनागी, संजय कुमार झा, सांसद जॉन ब्रिटास, भाजपा सांसद हेमंत जोशी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था हमें आतंकी ठिकानों को बर्बाद करना, हम करेंगे, मिट्टी में मिला देंगे, और हम लोगों ने मिट्टी में मिला दिया। भारत का साफ स्टैंड था कि हमें पाकिस्तान के आर्मी इंस्टॉलेशंस, उनके सिविलियन पर मुझे हमला नहीं करना है। हम केवल आतंकवादियों को करेंगे जो हमारे यहाँ ये तबाही मचाते हैं, और वो हमने किया। 9 उनके बेसेस आतंकवादियों के बर्बाद कर दिए। लेकिन जैसा अपेक्षा थी, पाकिस्तान ने हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, सिविलियंस। उधर कांग्रेस ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजे जाने पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ध्यान भटकाने के लिए प्रतिनिधिमंडल का सहारा ले रही है। और जब हम मांग करते रहे सर्वदलीय बैठक बुलाए, अध्यक्षता कीजिए, विशेष सत्र बुलाइए, उन्होंने ये जो बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल है सांसदों का, उन्होंने इसकी घोषणा कर दी और सभी पार्टियों से उन्होंने चुन कर सांसद उन्होंने एक डेलीगेशन बनाया और दुनिया के अलग देशों में 30 या 32 देशों में जाएंगे। और जो भारत की जो सोच है, जो विचार है, जो जानकारी हमारे पास है पाकिस्तान को लेकर, और पाकिस्तान की जो आतंकवाद का समर्थन कर रहा है उसको लेकर वो करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये तो एक डाइवर्जन है, ध्यान हटाने का एक और प्रयास है। तो असली मुद्दे हम उठा रहे हैं। सभी 75 जिलों में विकास कार्यों की हकीकत जानने के लिए आईएएस अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। अधिकारी फील्ड पर उतरेंगे और विकास की जमीनी हकीकत को समझेंगे। 24 और 25 मई को प्रदेश भर के जिलों का निरीक्षण करेंगे। 50 करोड़ से अधिक की लागत की परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन करेंगे। 26 मई को नोडल अधिकारी मुख्य सचिव को देंगे रिपोर्ट। गौ सेवा स्थल, जल परियोजनाओं का भी निरीक्षण होगा। मिर्जापुर में कांग्रेस नेताओं ने लगाए राहुल गांधी अमर रहे के नारे। राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर लगाए राहुल गांधी अमर रहे के नारे। राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद लगाए गए नारे। तो राहुल गांधी अमर रहे के नारे लगाए कांग्रेसी नेताओं ने। मिर्जापुर में कांग्रेस नेताओं ने नारे लगाए। राजीव गांधी की प्रतिमा के पास ये नारे लगाए गए। राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर ये नारे लगाए गए। मिर्जापुर से खबर, राहुल गांधी अमर रहे के नारे लगे। कांग्रेस नेताओं ने नारे लगाए। तो राजीव गांधी की पुण्यतिथि है, इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे। उन्होंने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद नारे लगाए राहुल गांधी अमर रहे। राहुल गांधी अमर रहे, राहुल गांधी अमर रहे, राहुल गांधी अमर रहे, राहुल गांधी अमर रहे। लखनऊ में सीएम योगी ने पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन विभाग की समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी ने छात्रों की सुरक्षा को सर्वोपरि बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिव्यांग शिक्षण संस्थानों में संवेदनशील प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करें। दिव्यांग छात्रों को दिग्भ्रमित करने की कोशिशों पर सख्त नजर रखें। प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाएं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन विभाग की समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर निर्देशित किया कि उत्तर प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की जाए। और यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में कहा कि दिव्यांगों को हर तरह की सुविधाओं का लाभ दिया जाए और तमाम जो सरकारी योजनाएं संचालित हो रही हैं उनका पारदर्शिता के साथ में लाभ दिया जाए। पेंशन योजना दिव्यांगों के लिए जो है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थियों को दिया जाए और उसमें भी पूरी तरीके से पारदर्शिता बरती जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज की इस समीक्षा बैठक में सीधे तौर पर अफसरों को निर्देशित किया कि दिव्यांगों के लिए
योगी सरकार पूरी तरीके से खड़ी है, तमाम जो योजनाएं हैं उनका लाभ सीधे तौर पर इन्हें दिया जाए। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। यूपी में मदरसों को लेकर बड़ी खबर है। मदरसे की पढ़ाई में सुधार करने की तैयारी है। यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 में संशोधन की तैयारी है। मदरसों में क्लास 10 तक हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और साइंस को अनिवार्य किया जाएगा। यूपी के 13,329 मदरसों के 12 लाख से अधिक छात्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। मंत्री जयवीर सिंह का संभल को लेकर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि संभल में सनातन संस्कृति के सबूत को जिस तरह से मिटाने की कोशिश की गई, हमारी विरासत को खत्म करने का काम किया गया, उसे फिर से वापस हासिल किया जाएगा। अपनी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए दोबारा संभल को तीर्थ का केंद्र बनाएंगे और जिले का पुनरुत्थान किया जाएगा। संभल का सनातन गौरव उसी दिन हासिल हो गया जिस दिन कई मंदिरों को खोजकर निकाला गया। कहीं न कहीं सनातन संस्कृति के मिटाने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए संभल में जिस तरीके से मंदिरों का विनाश करके उनको ढकने का काम किया गया, तमाम मंदिरों को तोड़ फोड़ करने का काम किया गया है। वहाँ जो कुएं निकल रहे हैं उनमें तमाम चीज़ें निकल के सनातन संस्कृति की झलक दिखा रही हैं। इसका मतलब उसमें न्यायालय की, जनपद न्यायालय के मुताबिक आगे कार्रवाई बढ़ेगी और सच्चाई सामने आएगी। साथ ही साथ उन चीज़ों को, जहाँ जो चीज़ें निकली हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको सनातन संस्कृति के हिसाब से विकसित करने के लिए, जिन चीज़ों को क्षतिग्रस्त किया गया था उनको पुनर्स्थापित करने का काम आगे बढ़ रहा है। और सांस्कृतिक विकास के लिए निश्चित रूप से वहाँ हम आगे की तमाम योजनाओं पर विचार कर रहे हैं, ताकि सनातन की उन संस्कृतियों को, जिनको विकृत करने का काम, बर्बाद करने का काम, तहस-नहस करने का काम किया गया था, उनको पुनरुद्धारित करने का काम, उनको आगे बढ़ाने का काम और सनातन संस्कृति, परंपरा, आदर्श और मूल्यों की पुनर्स्थापना हो सके, इसका काम हम लोग तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। संभल में सौंदर्यीकरण को लेकर बुलडोजर अभियान के तहत अतिक्रमणकारियों में डर का माहौल है और प्रशासन के नोटिस के बाद लोग खुद ही अतिक्रमण हटा रहे हैं। सड़क की सीमा में आने वाले अतिक्रमण को लोग खुद ही तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। संभल के चंदौसी चौराहा इलाके से लोग अतिक्रमण हटा रहे हैं। संभल में चौराहों पर महापुरुषों की मूर्तियां लगाए जाने पर समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने सवाल उठाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए मूर्तियां न लगाने की मांग की। नहीं, मूर्तियां के हम खिलाफ नहीं लगाने के, मगर जैसा कि मुझे याद पड़ता है, शायद 2013 की बात है, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये आदेश किया था कि देश के अंदर कहीं पर भी पब्लिक प्लेस के ऊपर मूर्तियों की स्थापना नहीं होनी चाहिए। तो ये शायद इनको मालूम नहीं होगा, तो हमने उसकी कटिंग जो है उस हाईकोर्ट के आदेश का हमने डीएम साहब के पास भी भेज दिया है, या नगर पालिका के जो अधिशासी अधिकारी हैं उनके पास भी भेज दिया गया है कि ऐसा ना हो कि आप माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का अवहेलना कर रहे हों। इसलिए हालांकि अभी हमारी प्रदेश सरकार गई थी कोर्ट में, उन पे उस पर सुनवाई नहीं हुई है, मगर जब तक उसके अंदर कोई अमेंडमेंट ना हो जाए तब तक स्थापना नहीं की जाए। मथुरा में अवैध कॉलोनी पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। बताया जा रहा है कि मथुरा विकास प्राधिकरण ने इससे पहले भी 2 बार बुलडोजर कार्रवाई की है और मथुरा वृंदावन रोड पर जयसिंहपुरा में एक हॉस्पिटल की जमीन पर बनी अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। नोएडा प्राधिकरण अवैध रूप से बन रही इमारतों और फ्लैट दुकानों की बिक्री पर सख्त रुख अपनाया गया है। प्राधिकरण ने अब तक 150 अवैध इमारतों की पहचान की है, जिनमें से 125 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। नोएडा के सेक्टर 49, बरौला, हाजीपुर, सेक्टर 121 और एफएनजी समेत कई इलाकों में तेजी से अवैध निर्माण हुआ। जो इमारतें निर्माणाधीन हैं उन्हें नोटिस दिया जा रहा है, बाद में डिमोलिशन की कार्रवाई की जाएगी। अभी ऐसी बिल्डिंग्स पर यह बिल्डिंग अवैध है लिखा जा रहा है। में इन लोगों को जाना चाहिए, सेफ बिल्डिंग में जाना चाहिए, इसलिए इस तरह का एक्टिविटीज हम लोगों ने शुरू किया।
जो इलीगल बिल्डिंग्स है वो वहां पर हम लोगों ने लिखवा पेंट भी करे कि ये बिल्डिंग इलीगल है, कई जगह पेंट भी करे ताकि पब्लिक को पता चलना चाहिए कि कौन सा बिल्डिंग सही है, कौन सा बिल्डिंग गलत है। तो आगे जाकर ये बहुत अच्छा एक रिजल्ट निकलेगा हमें। एफआईआर के लिए भी दी गई है, एफआईआर भी हुआ है और एफआईआर में कार्रवाई भी हो रही है एंड 125 एफआईआर हम लोगों ने कर चुका आज तक। एंड ये आइडेंटिफिकेशन के बाद हमारा एक लीगल प्रोसीजर होता है कि नोटिस जारी करना और उन लोगों को डेमोलिशन के लिए, तो ये भी धीरे धीरे काम हम लोग करेंगे। नोएडा अथॉरिटी का अवैध निर्माण के खिलाफ विशेष अभियान चल रहा है और ऐसे में करीब 150 बिल्डिंग अवैध चिन्हित की जा चुकी है। साथ ही आपको बता दें अब तक करीब 125 एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि अवैध निर्माण जो हो रहे हैं लगातार उन पे तो कार्रवाई की जा रही है, साथ ही जो अवैध निर्माण बन चुके हैं अब उन बिल्डिंगों के बाहर ये बिल्डिंग अवैध है इस तरीके से लिखा भी जा रहा है। आपको बता दें गौतम बुद्ध नगर में लगातार अवैध निर्माण हो रहा है, ऐसे में नोएडा अथॉरिटी जो है पूरी तरीके से एक्शन में है और इसी के तहत अब कार्रवाई की जा रही है। साथ ही आपको बता दें शुरुआती तौर में ये बिल्डिंग अवैध लिखा जा रहा है, साथ ही नोटिस भी सर्व किए जा रहे हैं। लगातार जिस तरीके से कॉलोनाइजर अवैध निर्माण कर रहे हैं और भोले भाले लोगों को फंसाते हैं और उनसे मोटी रकम वसूलते हैं, ऐसे में इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए अब नोएडा अथॉरिटी एक्शन मोड में है। साथ ही आपको बता दें कि लगातार नोटिस भी भेजे जा रहे हैं ताकि अवैध निर्माण जो हो रहा है उसको रोका जा सके और अगर निर्माण नहीं रोका जा रहा है तो बुलडोजर की कार्रवाई भी की जा रही है। लगातार नोएडा अथॉरिटी ने अब एक विशेष अभियान शुरू कर दिया और ऐसे में शहर भर में करीब 150 अवैध इमारतें चिन्हित कर ली हैं और जो कॉलोनाइजर है जो लगातार अवैध निर्माण करा रहे हैं उनके खिलाफ भी 125 एफआईआर अब तक दर्ज कराई जा चुकी हैं। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ का यह भी स्पष्ट कहना है कि अगर अवैध निर्माण लगातार जारी रहेगा तो उन्हें भूमाफिया भी चिन्हित कराया जाएगा और साथ ही उनकी प्रॉपर्टी भी आने वाले वक्त में कुर्क की जाएगी। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। और खबर झांसी से है। नाबालिग से रेप के दोषी को सजा हुई है। पॉक्सो कोर्ट ने दी है 20 साल कैद की सजा। नाबालिग के मुकरने के बाद भी सजा सुनाई गई। एफएसएल रिपोर्ट से साबित हुई है रेप की वारदात। 5 साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म हुआ था, बाद में पीड़िता कोर्ट में रेप से मुकर गई थी। आरोप के मुकरने पर पिता पर भी केस दर्ज हुआ है। डीएनए मैच होने के बाद हुई थी रेप की पुष्टि और अब कोर्ट ने इसमें 20 साल की सजा सुनाई है। अश्विनी मिश्रा से फोन लाइन पर बातचीत करते हैं हमारे सहयोगी। अश्विनी, बताइए, पीड़िता के मुकर जाने के बाद भी कोर्ट ने सबूतों को माना और उस पर सजा मुकर्रर की। हाँ बिल्कुल, ये मामला उन लोगों के लिए भी काफी नजीर बन गया है जो लोग पहले मुकदमा लिखाते हैं दुष्कर्म का, इसके बाद किसी लाभवश या किसी वश आकर के कोर्ट में गवाही से मुकर जाते हैं। तो फिलहाल ये पूरा मामला चिरगांव थाना क्षेत्र का था जहां पर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मुकदमा चिरगांव थाने की पुलिस दर्ज किया था। इसके बाद पूरा अभियोग पंजीकृत होने के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई थी। पॉक्सो कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जो आरोपी था उसको 20 साल की सजा सुनाई। ये सजा ऐसे सुनाई गई कि एफएसएल जो रिपोर्ट आई थी उसमें जो डीएनए था वो मैच हो गया था। इसके बाद जब पिता और पुत्री दोनों गवाही से मुकर गए, इसके बावजूद जब सबूत मिले आरोपी के पक्ष में, तब जाकर के आरोपी को सजा सुनाई 20 साल की। फिलहाल 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है और वहीं अब कोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए ये भी कहा है कि जो पिता है जिस गवाही से मुकरा है उसके खिलाफ भी केस दर्ज किया जाए। इसके अलावा जो धनराशि मिली है मुकदमा दर्ज होने के बाद उस धनराशि को भी फिलहाल वापस लेने का जो निर्देश है वो कोर्ट ने संबंधित विभाग और जिला प्रशासन को, पुलिस को दिया है। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा फैसला पॉक्सो कोर्ट का सामने आया है। एफएसएल रिपोर्ट जब मैच कर गई, डीएनए मैच कर गया, इसके बाद गवाही मुकरने के बाद भी कोर्ट ने 20 साल का बड़ा फैसला बिल्कुल और ये सुनाया है। बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए अश्विनी। गाजीपुर में काशीदास पूजन के दौरान हादसा हुआ। करंट की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। घायलों का मऊ के अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना मदरा थाना क्षेत्र के नरवर गांव में हुई है। काशीदास की पूजा के दौरान झंडा हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया जिससे 12 लोग करंट की चपेट में आ गए। इनमें 4 की मौत हो गई है। तो एचटी लाइन के बांस से टच होने से हादसा हो गया। काशीदास पूजन के दौरान यह हादसा हुआ है। ये ग्राम नरवर थाना मरदह में आज काशीदास बाबा की पूजा के लिए लोग हरा बांस गाड़ रहे थे और बगल में 1,32,000 वोल्ट का तार गया हुआ था। हवा तेज चल रही थी, हरा बांस जाकर के उस पर टकरा गया जिससे 4 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है और 3 लोग उसमें घायल हैं जिसमें सबकी स्थिति सामान्य है। कहाँ पे हुआ ये ग्राम नरवर थाना मरदह जनपद गाजीपुर में पड़ता है। झंडा गाड़ने में बगल से जो हाई टेंशन तार गुजर रहा है उसी के झंडे चूँकि वो
जो बांस था उसका काफ़ी हरा था और उसी के चपेट में जो लोग गाड़ रहे थे वो आ गए और उनकी मृत्यु हो गई है। 4 लोग मृतक हैं अभी और 3 लोग घायल हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल और फातिमा अस्पताल मऊ में चल रहा है। तो जो मृतक है उनके लिए क्या शासन के द्वारा कोई शासन की जो वनमन योजनाओं के दे सहायता होगी वो दी जाएगी। जांच हो रही है, लेखपाल से दिखवाया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर के मरदा थाना क्षेत्र के नरवर गांव में, जहां पर एक दर्दनाक हादसे के तहत करंट लगने से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिनका मऊ के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। नरवर गांव में बाबा काशीदास की पूजा हो रही थी, इसी दौरान ये हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि पूजा की तैयारियां चल रही थीं, इसी दौरान कुछ लोग झंडा लगा रहे थे, बांस का एक बड़ा झंडा लगाने की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान बांस के ऊपर से गुजर रहा हाई टेंशन तार बांस से टच कर गया है और बांस में करंट आ गया है, जिससे बांस को थाम कर उसे झंडे के रूप में लगा रहे लोगों में से 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई है। जबकि इस पूरे हादसे में 3 लोग अन्य भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका मऊ के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस दर्दनाक हादसे की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, SDM पहुंचे और सपा के विधायक जय किशन साहू भी पहुंचे, जो कि यहां पर मौजूद हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, घटना की जानकारी ले रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी भी पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं कि हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, और साथ ही साथ जो पीड़ित परिजन हैं उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 गाजीपुर। शाहजहांपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ। ऑटो सवार एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि मां बेटी गंभीर रूप से घायल हैं। अज्ञात गाड़ी ने ऑटो को टक्कर मारी, पिता और उसकी 2 बेटियों की मौत हो गई, जबकि पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल हैं। घायल मां बेटी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसा थाना मदनापुर इलाके में कटरा जलालाबाद स्टेट हाईवे पर हुआ है। सोनभद्र के गांव में डायरिया के प्रकोप से 14 से ज्यादा लोग बीमार हैं, जबकि एक की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि लोगों को उल्टी और दस्त की शिकायत है। कई लोगों की हालत गंभीर बनी है और कई बच्चे और महिलाएं डायरिया की चपेट में हैं। चतरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ने जानकारी होने के बाद भी उनको गांव में न भेजने का आरोप है। मामला रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र के मंठवा गांव का है। स्वच्छ पानी पिए, पानी में जो है लोगों को जब हमारी टीम जो है स्वास्थ्य शिक्षा भी देगी, सबको घर घर बताएगी जाकर कैसे ORS बांटेगी, क्लोरीन की टैबलेट भी देगी और भी कुछ मेडिसिन जो समस्या है उनको देगी। साथ साथ में जनता से अपील है कि आप जो है पानी को उबाल के पिएं, कुएं के पानी बिल्कुल कदापि सेवन ना करें और बाहर का चीज़ ना खाएं, खुला हुआ चीज़ ना खाएं, कोई भी बासी चीज़ ना खाएं, सड़ा हुआ चीज़ जो बासी एक दिन पुराना चीज़ को बिल्कुल सेवन ना करें और शादी ब्याह में जो है ज़्यादा चीज़ खाने से बचें। यूट्यूबर गायिका नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लखनऊ के बाद अब वाराणसी में केस दर्ज हुआ है। वाराणसी के लंका थाने में केस दर्ज हुआ है। पीएम मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। हनुमान सेना नाम की संस्था के अध्यक्ष की तहरीर पर मुकदमा। तो नेहा सिंह राठौर पर लखनऊ के बाद वाराणसी में मुकदमा दर्ज हो गया है। यहां के लंका थाने में केस दर्ज किया गया है। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणियां करने के आरोप में नेहा सिंह राठौर पर यह मामला दर्ज हुआ है। पीएम मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। हनुमान सेना संस्था के अध्यक्ष की तहरीर पर यह केस दर्ज हुआ है। यूट्यूबर गायिका नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने डॉक्टर डेथ के नाम से कुख्यात डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया है और आयुर्वेदिक डॉक्टर से सीरियल किलर बना देवेंद्र शर्मा 2 साल पहले पैरोल पर छूटने के बाद फरार हो गया था। आखिरकार 2 साल की फरारी के बाद एक बार फिर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। उसे अब राजस्थान के दौसा में एक आश्रम से गिरफ्तार किया गया, जहां वो साधु का वेश धारण करके आध्यात्मिक गुरु बना बैठा था। पुलिस के मुताबिक उस पर अब 100 से ज्यादा हत्याओं का आरोप है। आरोप ये कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पहले कई ट्रक ड्राइवर्स और टैक्सी ड्राइवर्स को किडनैप किया और हत्या करने के बाद उनके शवों को कासगंज के मगरमच्छों से भरे तालाब में फेंक दिया करता था। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा मूल रूप से अलीगढ़ का रहने वाला है, जिसने बिहार से MBBS की डिग्री हासिल की थी।
आरोपी है देवेंद्र शर्मा काफी शातिर था और बड़ा एक अपराधी था और वो आयुर्वेद का पढ़ाई की थी बिहार से और उसके बाद में वह दिल्ली में अपराध करता था। लंबे समय से अपराध की दुनिया में था और उसका नाम डॉक्टर डेथ के रूप में जाना जाता था क्योंकि वो आयुर्वेद क्लिनिक से वो अपराधी बना था, इसलिए उसको डॉक्टर डेथ के रूप में नाम से जाना जाता था। लेकिन अब दिल्ली क्राइम ब्रांच की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है कि ये पिछले जब 2 साल से पैरोल के दौरान फरार हुआ तो ये किस किस लोगों से मिला, इसकी फरारी कटवाने में कौन कौन लोग सहयोग थे, इस दौरान इसने और कोई अन्य हत्याकांड को अंजाम दिया या नहीं दिया, ये पूरे मामले की पुलिस अब दिल्ली की क्राइम ब्रांच पुलिस से पूछताछ कर रही है। लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई से एक बात तो स्पष्ट है कि अपराधी कितना भी शातिर हो लेकिन पुलिस की नजरों से बच नहीं सकता। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है और प्रोफेसर की ओर से गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल याचिका पर कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस भी दिया और साथ ही बयान की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन करने का भी निर्देश दिया। अली खान महमूदाबाद के सोशल मीडिया पोस्ट को भारतीय सशस्त्र बलों के खिलाफ माना गया और फिर गिरफ्तारी हुई। अली खान महमूदाबाद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद सीतापुर के महमूदाबाद के शाही परिवार से ताल्लुक रखते हैं और इस शाही परिवार की लखनऊ, नैनीताल और सीतापुर में हजारों करोड़ की संपत्तियां हैं। इनमें बटलर पैलेस से लेकर हजरतगंज मार्केट जैसी प्रमुख संपत्तियां शामिल हैं। इनके पिता मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान ने शत्रु संपत्ति के तहत जब्त संपत्तियों को वापस पाने के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ी। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की मां पूर्व विदेश सचिव जगत सिंह मेहता की बेटी हैं। महमूदाबाद रियासत की अगर हम बात करें तो महमूदाबाद रियासत की ज़मीनें देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक का फैली हुई हैं। यह वो रियासत है जो अपने आप में एक नामचीन रियासत है। हम इस वक्त इसी नामचीन रियासत में खड़े हुए हैं। यह महमूदाबाद का स्टेट है, राजा महमूदाबाद का स्टेट है। आप देख सकते हैं कि यह हवेली जो है राजा आमिर मोहम्मद आमिर खान की हवेली है। और बताते हैं कि जब यहाँ पर बंटवारा हुआ तो उनके आमिर मोहम्मद आमिर के खान के वालिद पाकिस्तान चले गए थे। पाकिस्तान जाने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसे हालात बने कि उनकी जितनी भी संपत्ति थी वो सारी संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया। हालांकि राजा इंग्लैंड से पढ़ाई करने के बाद जब वापस भारत आए तो उन्होंने अपनी संपत्ति को वापस लेने के लिए लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में उनको सफलता भी मिली। लेकिन अब जो है उसी के बाद सरकार ने एक जियो पारित किया जिसके बाद से अब राजा की सारी संपत्तियां शत्रु संपत्ति में है। हम दिखा सकते हैं कि इस वक्त जो राजा की हवेली है वो बिल्कुल वीरान पड़ी हुई है। यह शत्रु संपत्ति है। राजा के यहाँ कुछ कारिंदे लोग भी हैं जो इस हवेली की देख रेख करते हैं, वो भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वह न्यायालय का हवाला देते हुए सिर्फ यही बताते हैं कि वह कुछ नहीं कह सकते हैं। आपको बताते चले कि अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो सफलता हुई थी उसी सफलता को लेकर राजा के बेटे के द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर सरकार ने हरियाणा पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब इस पूरे मामले को लेकर महमूदाबाद के अंदर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जो लोग यहाँ रहते भी हैं वो भी अपनी जुबान खोलने को तैयार नहीं है। फिलहाल यहाँ पर पूरी हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ है। जो एक आधे लोग यहाँ रह भी रहे हैं वो भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। संदीप मिश्रा, न्यूज़ 18 सीतापुर। संभल में हिंदू संगठन के नेताओं ने जिला मुख्यालय बनाने की मांग की है और इस मामले में हिंदू नेताओं ने सीएम योगी से मुलाकात का समय मांगा है। इसके बाद सीएम से मुलाकात के दौरान जिला मुख्यालय बनाने की मांग की अपील करेंगे। संभल विकास संघर्ष समिति के हिंदू नेताओं की बैठक हुई है जिसमें ये जानकारी दी गई। मीटिंग की जा रही है, क्या तात्पर्य है इसका? हमारी 45 वर्ष पुरानी मांग संभल में जिला मुख्यालय बनाया जाए, उसके लिए हम बैठक कर रहे हैं। आगे की रणनीति तय करेंगे कि हमें मुख्यमंत्री जी से मिलने जाना है, हमें इसमें क्या क्या कार्रवाई करनी है, उस सब की हम आज भूमिका बना रहे हैं। क्या फैसला लिया गया है मीटिंग में? अभी मीटिंग चल रही है और मीटिंग में यही फैसला लिया जाएगा कि मुख्यमंत्री जी से मिलने जाना है। समय लिया है मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री जी से समय मांगा है, जैसे ही समय मिल जाएगा हम लोग मिलने जाएंगे।
मुख्यालय हमें संभल चाहिए तो चाहिए। अलीगढ़ से खबर है, जहां एक प्राइवेट बस आग का गोला बन गई और उस घटना से बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। लगभग 60 यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। यह हादसा थाना सासनी गेट में मथुरा बाईपास हाईवे पर हुआ। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि बस के इंजन में खराबी आने के बाद भी चालक बस दौड़ाता रहा और इस घटना के बाद बस के चालक परिचालक मौके से फरार हो गए। ये बस बिल्हौर से हरियाणा के पानीपत जा रही थी। इससे पहले 15 मई को लखनऊ में डबल डेकर बस में भी आग लगी थी, जिसमें 5 लोगों की जान गई थी। इन बसों की खस्ता हाली हादसों की वजह बन रही है। पुरानी और खराब बसें लगातार सड़कों पर दौड़ रही हैं, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। पहले बसों में आग लगती है और फिर यात्रियों की जान मुश्किल में पड़ती है। तो डबल डेकर बसों में किस तरह से खतरा मंडरा रहा है यात्रियों की जान पर, वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। अलीगढ़ में बस में आग लग गई, जिससे यात्रियों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 60 लोग जो थे इस बस में सवार थे, उनकी जान बचाई गई है। फिर भी कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और लखनऊ में 15 मई को बस में आग लगी, इसमें भी यात्रियों की मौत हो गई थी, 5 लोगों की जान चली गई थी।